नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में आधी रात को पुलिस और एमसीडी टीम पर पत्थरबाजी की गई है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास गरजे 32 बुलडोजर और मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और पुलिसकर्मी अधिकारी घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मस्जिद के पास से अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी और ऐसे में पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां पर बने बारात घर और साथ ही दुकानों को गिराया और करीब 32 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद भूषण जी और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और आधी रात को यहां पर बुलडोजर गरजा है दिल्ली में, और ऐसे में क्या कुछ कहना है इनका। वेद भूषण जी, देखिए, दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी मस्जिद है उसके पास आप देखिए अतिक्रमण का ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल। मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह बताता हूं आपके चैनल पे, आपके व्यूअर्स के लिए, जहां आप सोच भी नहीं सकते कि वहां भी अतिक्रमण हो सकता है। पार्लियामेंट के, पुरानी पार्लियामेंट के मेन गेट के सामने जहां पर एक मस्जिद पुराने टाइम की बनी हुई थी, उसके बाद फखरुद्दीन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनकी जबरदस्ती वहां मजार बना दी गई। आप सोचिए कि पार्लियामेंट के बाहर एक मजार बनाकर कब्जा कर लिया गया। आज वहां दुकानें बना दी गई हैं जो कि बिजनेस का अड्डा। पार्लियामेंट की बता रहा हूं। उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति पटेल चौक की है, जो कि पार्लियामेंट से मुश्किल से 1000 गज की दूरी पर है। और वहां पर भी आज भी आप देखिए पटरी पर, जिस तरह से मेन पटरी पर अशोका रोड के ऊपर दसियों दुकान बना दी गई जो एक बिजनेस का धंधा बन चुकी है। तमाम दिल्ली के फ्लाईओवर, इंडिया के फ्लाईओवर पर पीर बाबा फ्लाईओवर के बीच में बैठा दिए गए। पीर बाबा, भाई फ्लाईओवर बने 20-30 साल के अंदर हिंदुस्तान में, पीर बाबा कब से आके वहां बैठे हुए हैं। तो ये जो दिल्ली के अंदर जो ये आज कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई अभी केवल शुरुआत है। यदि सभी जगह चिन्हित की जाए तो हजारों की तादाद में ऐसे बुलडोजर चलेंगे, क्योंकि अभी आदेश हाई कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार डायरेक्शन दिए हैं, बल्कि पुलिस को, एमसीडी को, डीडीए को फटकारा है कि आप इस तरह के अवैध जो कब्जे हैं इनको तुरंत हटाएं। अब जो तुर्कमान गेट पर जो कार्रवाई चल रही है, आप जाके देखिए उस मस्जिद को, जो बड़ी मशहूर मस्जिद है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उसकी मस्जिद के दीवार के बाहर जितनी भी बारात घर थी, डिस्पेंसरी थी, दुकानें बना रखी थी, उसकी मात्र 50 गज की दूरी पर वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस है। शर्म की बात यह है कि वक्फ बोर्ड के नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल शांत पड़ा हुआ। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो फैजे इलाही मस्जिद है या हिंदुस्तान में जितनी मस्जिद है, ऐसे में वेद भूषण जी, अवैध निर्माण हटाने से पहले नोटिस भी जारी किया जाता है, तो नोटिस भी जारी किया गया होगा, लेकिन लोग यहाँ से नोटिस नहीं मैडम, नोटिस छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, नोटिस तो छोड़ दीजिए। तो हटाने के लिए पहले भी तो लोगों को बताया जाता है ना, बताया गया था, पर भी लोग नहीं हटे। हाँ, वो हटाते नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद राजनीतिक लोग उनको आके बचाने के लिए आ जाएंगे, उनके लिए मुस्लिम धर्म पूरा इकट्ठा हो जाएगा, देश पर ये दिखाया जाएगा कि मुस्लिमों पर जाति हो रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है। अब वहां पर जब पुलिस वाले उनको हटाने के लिए गए, वहां पर एमसीडी के बुलडोजर्स के साथ, पोकलेन मशीन के साथ में, तो पथराव किया गया उनके ऊपर। उनको बताया गया था कि आज यहाँ पर डिमोलिशन होगा। उसके बावजूद भी उनके 5 पुलिस वाले उसके अंदर इंजर्ड हो गए। और दिल्ली पुलिस ने हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज के 10 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। और लोग भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से, और जो पुलिस की बॉडी के ऊपर आजकल एक बॉडी कैमरा लगा होता है, उससे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। क्योंकि तुर्कमान गेट एक ऐसा एरिया है जहां पर क्रिमिनल्स, बहुत बड़े बड़े लेवल के क्रिमिनल्स उस एरिया के अंदर रहते हैं। स्ट्रीट ईटर्स रहते हैं, बड़े बदमाश रहते हैं, कंजेस्टेड गलियां हैं। वहां से पुलिस को पकड़ना उनके लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। परंतु अब क्योंकि ये इतना बड़ा मामला बन गया है, इसलिए पुलिस मजबूती के साथ काम कर रही है। तमाम अरेस्ट की कार्रवाई चल रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लोगों को भड़काने की जो कोशिश की जाती है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन वेद भूषण जी, जब भी हम देखते हैं इतने समय से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, कहीं की भी अगर मैं बात कर लूं, पत्थरबाजी जरूर होती है।
ये इनके यहाँ बताया जाता है, मक्का मदीना में जाए वहां पत्थर फेंके जाते हैं। आपने कश्मीर में देखा पत्थरबाजी की कैसी घटनाएं होती थी, अब रुक गई, वहां पर कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। तो ये पत्थरबाजी इनके खून के अंदर है, ब्लड के अंदर है, इनको बताया जाता है, पत्थर मारने सिखाया जाता है, धर्म के अंदर सिखाया जाता है। आप देखिए मक्का मदीना पत्थर फेंके जाते हैं वहां पर, एक मतलब बड़ा अजीब एक तमाशा है कि लिया और हर जगह पत्थरबाजी करना। पर ये पत्थरबाजी अब चल नहीं पाएगी, अब समय बदल गया है। बुलडोजर का एक्शन यूपी से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि बुलडोजर की पूरे दुनिया के अंदर आज चर्चा हो रही है कि बुलडोजर एक्शन करके कैसे कंट्रोल स्थिति को किया जा सकता है। आप देखिए अभी इसके अंदर बहुत भारी एक्शन होने की संभावना है, क्योंकि मैंने जो आपको जगह बताई है, पटेल चौक, बिल्कुल बिल्कुल, जो चीजें आपने हमें बताई है, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस को बड़ी मजबूती से एक्शन लेना चाहिए। जो डीडीए, एमसीडी, जो भी एनडीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है, जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए तमाम जो एक्शन है वो होने चाहिए। उम्मीद है कि शायद अब एक्शन तेजी से होगा। और जितने भी मस्जिदों के पास में अतिक्रमण है, क्योंकि अड्डा बन चुके हैं क्रिमिनल्स का, ये पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं, धंधा बना लिया है मस्जिदों के आसपास के एरिया को, तो इसको हटाया जाएगा। तो थोड़ा और इंतजार करें। उम्मीद है कि सरकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो बार बार दिए जा रहे हैं उनका पालन करेगी, और इस प्रक्रिया के अंदर जितनी भी दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें हैं उनके पास जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और ये जो पुलिस की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है दिल्ली पुलिस, और आने वाले समय में इस तरह की चीजों का मजबूती से एक्शन होगा और अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बिल्कुल, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण जी। बहुत सारी इन्होंने बातें बताई। ऐसे में दिल्ली में आधी रात को 32 बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, और तुर्कमान गेट स्थित फैजे इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पत्थरबाजी की, और भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ दिया। सेंट्रल रेंज ने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा है कि हालात कंट्रोल में है और पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग। अब T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने टीम को आना होगा भारत में विश्व कप खेलो या अंक गवाओ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त की आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग। T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने टीम को आना होगा भारत, और भारत ने विश्व कप खेलो या फिर अंक गवाओ। T20 वर्ल्ड कप में वेन्यू बदलने की बदलाव बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने अब ठुकरा दिया है। आईसीसी ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उनसे अंक कटेंगे। खबरों की माने तो आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताया है कि सुरक्षा कारणों से भारत से बाहर मैच खेलने का अनुरोध अस्वीकार किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि आईसीसी ने बीसीबी को कहा है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना होगा, अन्यथा उनके अंक गंवाने भी पड़ सकते हैं। दूसरी ओर बीसीबी के सूत्रों का कहना है कि आईसीसी द्वारा अनुरोध अस्वीकार किए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। बांग्लादेश की ओर से तर्क दिया गया है कि उनके खिलाड़ियों के सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। वहीं बांग्लादेश ने खुन्नस में आकर आईपीएल के बांग्लादेश में प्रसारण पर भी रोक लगा दी है, लेकिन अब आईसीसी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घटे हैं, और ऐसे में यूपी में सबसे ज्यादा 2,89,00,000 और मध्य प्रदेश राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब जो है वो 12 राज्यों में एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर जो हैं वो घटे हैं, और यूपी में सबसे ज़्यादा 2,89,00,000 और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश से एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की, और इसके साथ ही 12 राज्यों में एसआईआर का पहला फेज खत्म हो गया है। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई मुहिम 2 महीने 11 दिन चली, और ऐसे में एसआईआर से पहले इन राज्यों में 50 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। वेरिफिकेशन के बाद से 44.38 करोड़ रह गए हैं, और करीब 6.549 करोड़ मतदाताओं के नाम भी ड्राफ्ट जो है वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर 12 राज्यों के कुल मतदाताओं का, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश सिंह,
उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि अब जो है 12 राज्यों के SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 13% वोटर घटे हैं। क्या कुछ कहेंगे अविनाश जी? जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये तो सरकारी कार्रवाई है और एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस जो लेट डाउन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके ये निष्कर्ष निकाला गया है। पर ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। उसके बाद ड्राफ्ट के बाद आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं और इलेक्शन के 15 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो उसमें जोड़ सकता है। ये तो मैंने जोड़ने की बात की। अब मैं आता हूं उस पे जो नाम कटे हैं। ये जो नाम कटे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है, जो मैं पूरा डेटा देख नहीं पाया हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यूपी जो बड़ा स्टेट है वहां पे शायद डेटा आपको बड़ा दिखेगा। तो उसका मतलब ये दो मतलब है उसका। एक तो मतलब ये है कि भाई स्टेट का साइज बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, तो परसेंटेज भी उतना हाई दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी अगर हम जाते हैं देश में तो हम देखते हैं कि बिहार और यूपी के लोग ज्यादातर ये किसी और प्रदेश में जाकर के अपने रोजगार को लेकर के, अपने बच्चे का एजुकेशन को लेकर के वो मूव आउट कर जाते हैं, वो चले जाते हैं, परमानेंटली कई बार चले जाते हैं। मैं खुद दिल्ली में पिछले 35-40 साल से गाजियाबाद, नोएडा में रह रहा हूं, तो मेरा पलायन नहीं है, पर मैं अपने परिवार को लेकर के नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए अब मैं नोएडा में रह रहा हूं। तो मेरा बिहार से मेरा नाम कट गया। मेरे पिताजी अब जीवित नहीं है तो उनका नाम कट गया। तो इस तरह से जो रोल अपडेट हुआ है और ये बड़ा स्पेशल रिवीजन है, इसीलिए SIR इसको बोलते हैं। तो ये स्पेशल रिवीजन जब भी होता है तब इसमें इतनी बड़ी कार्यवाही की जाती है, क्योंकि इसके पहले जो रिवीजन होता है, ध्यान से सुनिए मैडम, इसके पहले जो रिवीजन जो होता है हर 2 साल पे, हर साल पे 1 जनवरी को और 31 जुलाई को, उसमें लोग ऐड होते हैं, जोड़े जाते हैं, हटाए नहीं जाते हैं। पर स्पेशल रिवीजन में लोग हटाए जाते हैं जो मर जाते हैं, जिनका पलायन हो जाता है या जिनका डुप्लीकेट होता है, तो बड़ा इंपैक्ट हमें दिखता है। अभी हमें रुकने की जरूरत है। पर इतना सब कुछ बोलने के बाद मैं बिल्कुल आखिरी में यह बात बोलूंगा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की NDA सरकार जो है वो घुसपैठियों को लेकर के बहुत सख्त है। अमित शाह ने बंगाल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आसाम में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बिहार में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पिछले 6 महीनों में, और खुल के लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारे देश को खतरा है और इस खतरे से बचाने के लिए हमारे पास यही चंद 3 या 4 साल है, वरना ये देश टूट के बिखर जाएगा। बिल्कुल, पर राजनीति भी इस पे तेज है। अविनाश जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा। राजनीति मैं सवाल पूछ लूं अविनाश जी, बस एक सवाल है छोटा सा, कि सबसे ज्यादा नाम आपको भी पता है कि यूपी में कटे, लेकिन यूपी में लखनऊ में सबसे ज्यादा कटे हैं क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं जब नाम कटता है और नाम जुड़ता है तो मैं इसमें बीजेपी या किसी भी पार्टी का नाम लेके बात नहीं करूंगा। कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करते हैं तो जनता ही मालिक होती है, चाहे ये कितना भी गाली दे EVM को, चाहे ये कितना भी ये नौटंकी करे वोट चोरी की, पर जैसा मोदी जी और अन्य प्रधानमंत्रियों ने कहा है, जनता ही जनार्दन है। 1975 के इमरजेंसी, कांग्रेस और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के अलावा जब भी इस देश में डेमोक्रेसी की लहर दौड़ी है तो जनता ही मालिक रही है, कोई किसी का गढ़ नहीं रहा है। भाजपा हारी भी है, भाजपा जीती भी है, इसलिए ये मानना और ये कहना कि कोई किसी का गढ़ है, ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकारी कार्रवाई के तहत अगर लखनऊ से लोग कटे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पटना से भी लोग कटे हैं जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां से भी मैक्सिमम लोग कटे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी हार गई, 4 सीट बीजेपी जीत गई। तो जनता भाजपा को जिता रही है, जनता मोदी सरकार को बना रही है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई जगह किसी का गढ़ है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका। बता दें कि यूपी में सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं और यहाँ पर हर 100 में से 19 वोटरों के नाम कटे हैं, और वहीं लक्षद्वीप में ये आंकड़े केवल 3 हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हर 100 में से 8 और गुजरात में 15, छत्तीसगढ़ में 13 के नाम लिस्ट से हटे हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 7.5% लोगों के नाम कटे हैं, यानी हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन लोगों के नाम कटे हैं वो दाव आपत्तियों पर भी हो सकता है, ऐसे में फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। तो वहीं लग्जमबर्ग में विदेश मंत्री डॉक्टर एच.एस. शंकर का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर एच.एस. शंकर ने कहा है कि आज के समय में देश
वही करेगा जिससे उन्हें सीधा फायदा होगा। वो आपको मुफ्त सलाह देंगे। अगर कुछ होता है तो वो कहेंगे कृपया ऐसा ना करें। अगर तनाव होता है तो हमें चिंता होती है। कभी कभी आप लोगों को यह कहते हैं हम सुनते हैं, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। और अब अगर आप उनसे पूछें कि सच आपको चिंता है तो आप अपने ही इलाके को क्यों नहीं देखते हैं और खुद से पूछते हैं कि वहां पर हिंसा का स्तर क्या है, कितना जोखिम उठाना पड़ता है। ये बड़ा बयान दिया है एस जयशंकर ने। ऐसे में उन्होंने कहा है कि दुनिया का यही संभावना है। लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और हमें इसी भावना से स्वीकार करना होगा। That will happen. But at the end of the day, I can tell you, whatever you might say, in this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindoor. Now, if you ask them, saying, oh, really, you're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself, what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing? But, that's the nature of the world. People, what they say is not what they do. And we have to accept it in that spirit as well. Obviously, that will happen. But at the end of the day, I can tell you, whatever you might say, in this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई और इस मामले में अब तक हो चुकी है 5 बार सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी आवारा कुत्तों पर और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस मामले में अब तक हो चुकी है 5 बार सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा और मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस मेहता और इसके साथ ही एनवी के स्पेशल बेंच में है और ये मामला 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से शुरू हुआ था और जब दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज बीमारी पर एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी और इस मामले में अब तक 5 बार सुनवाई हो चुकी है। 6 जनवरी को आवारा कुत्तों के मामले में 2 वकीलों ने एक और याचिका लगाई और इस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इंसानों के मामले में भी इतने आवेदन नहीं आते और आज कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, तब सभी की बात सुनी जाएगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी वकील गौतम खेताना की याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस ट्रायल से बचने की कोशिश बताते हुए याचिका खारिज कर दी है। खेताना ने मनी लॉन्ड्री एक्ट यानी कि पीएमएलए को धारा को चुनौती दी है और सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा है कि ये नया चलन बन गया है और आरोपी ट्रायल के सामना करने के बजाय कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने लगे हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि वो सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें आम नागरिकों की तरह ही ट्रायल का सामना करना चाहिए। सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी है और कहा है कि ये याचिका किसी विशेषाधिकारी के लिए नहीं बल्कि पहले से लंबित विजय मदन लाल चौधरी केस की समीक्षा याचिकाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो वहीं देश भर में भीषण सर्दी जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरे और बर्फबारी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पूरे देश में ठंड की लहर जारी। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में राजस्थान के 15 जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में कोहरे और बर्फीली हवाओं ने तापमान जो है वो बेहद ही कम कर दिया है। राजस्थान में सीजन का सबसे घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी रही। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर सहित 15 से ज़्यादा जिलों में विजिबिलिटी जो है सिर्फ 30 मीटर रही। जयपुर सहित कई जिलों में 15 से ज़्यादा ट्रेनें 3 घंटे लेट चली। वहीं प्रदेश के 25 जिलों में 8वीं क्लास तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। कई जिलों में स्कूलों के टाइम भी बदल दिए गए हैं। नोएडा में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए डीएम ने 10 जनवरी तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है।
ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से छुट्टी बढ़ाने के फैसले भी लिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी वार्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 8 क्लास तक की पढ़ाई 10 जनवरी तक स्थगित करने का फैसला लिया गया है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड जारी है। रात के साथ ही दिन में भी ठंड बढ़ गई है। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं रीवा में 4 डिग्री, खुजराहो में 4.4 डिग्री, उमरिया में 4.6 डिग्री और मंडाला में 4.9 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। गुलमार्ग, मुगल रोड और साथ ही गदरबल के ऊपर भी इलाके में भी बर्फबारी जमकर हो रही है। घाटी में अगले 15 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की। दिल्ली, श्रीनगर, भद्रवाह, पुंछ और उत्तर प्रदेश, राजस्थान की ये तस्वीरें हैं जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि ठंड का प्रकोप किस तरह से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किए हुए है। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, कहीं बर्फबारी तो कहीं विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। तो वहीं फिलिप्पींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.7 मापी गई है। बता दें कि अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र शहर से 68 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था और अभी तक किसी भी बड़े नुकसान या फिर घायल होने की कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। इसके साथ ही ये इलाका जो है रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पर अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। उथली गहराई की वजह से झटके महसूस होते रहते हैं और अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। ऐसे में अभी तक सुनामी का कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। स्थानीय सरकार और राहत टीम अलर्ट मोड पर है। अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी जांच भी की जाएगी। अमेरिकी वेनेजुएला पर हमले के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार बड़ी घोषणा कर दी है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने के लिए राजी हो गया है। अमेरिका बाजार में मूल्यों के हिसाब से ये तेल खरीदेगा और ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि मैंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से इस योजना पर काम करने के लिए कहा है और इसके साथ ही तेल को अमेरिका लाया जाएगा और भंडारण में जमा किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि बतौर राष्ट्रपति इस तेल पर उनका नियंत्रण होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला की तेल कंपनियों के मालिकों के साथ बैठक आयोजित करने वाला है और इस बैठक में कई प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। हालांकि बैठक की तारीख और समय अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।